दिख रहा? रेडी? बोर्ड दिखना चाहिए। ओके, चलिए आज सभी लोगों को हमारे तरफ से आदरणीय मुख्यमंत्री जी के योजना में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं आप सभी लोगों का। और आज हम लोग शुरू करते हैं एक आधुनिक भारत का बहुत बेहतरीन टॉपिक है, जिसे हम लोग कहा जाए कि बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है कि जो एक तरह से कनेक्ट करेगा पूरा एंशिएंट इंडिया को भी कनेक्ट करेगा और मॉडर्न इंडिया से। और आज हम लोगों ने रखा है यूरोपीय वाणिज्यिक कंपनियों का भारत आगमन, यानी कि जो यूरोपियंस आ रहे हैं भारत में, जो यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन हो रहा है। आज उस बेहतरीन टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे, जिसके लिए हमने मैप आज लगाया वर्ल्ड का। आपके लिए एक वर्ल्ड का मैप लगाया ताकि आपको समझने में दिक्कत ना आए। और इसको पहले लोग समझते हैं वर्ल्ड में। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है कि इसमें कई तरह के क्वेश्चन आएंगे। इसको 2 फोल्ड में हम लोग पढ़ेंगे। आधा पार्ट आज पढ़ेंगे, आधा पार्ट कल हम लोग पढ़ेंगे इसको। और बहुत बेहतरीन तरीके से इसको पढ़ने का प्रयास करेंगे हम लोग, क्योंकि ये प्री कम मेंस टाइप का टॉपिक है। अप्रोचेज इसमें तथ्य ज़्यादा है, इसलिए थोड़ा आपको समझना है। वो बीच बीच में हम क्वेश्चन का मॉडल भी बोलते रहेंगे, उससे समझ में आ जाएगा पूरा टॉपिक। तो इस टॉपिक का नाम है एडवेंट ऑफ यूरोपियंस टुवर्ड्स ईस्ट इंडीज़, यानी कि पूर्वी दुनिया की तरफ पश्चिमी दुनिया का, यानी कि यूरोपियों का, यूरोपियन जगत का आगमन एक नए तरीके से। ऐसा नहीं था कि यूरोपियों से हमारा संपर्क नहीं था। आप देखो, प्राचीन काल से ही हम लोग यूरोपियों से कांटेक्ट में थे। आप एक चीज़ और देखोगे, अवलोकन करोगे, आप पहले मैप रीडिंग का ही अवलोकन करोगे। प्राचीन काल से जो है हम लोग, जो आप देखो ये साउथ अमेरिका है, ये नॉर्थ अमेरिका है, और ये अफ्रीका है, अफ्रीकन कंटिनेंट है। और ये इंडियन जो है इंडियन जो है प्रायद्वीप है। और आप ही देखोगे इंडिया, और इधर जो है दक्षिण पूर्वी एशियाई देश हैं, इधर अपना ऑस्ट्रेलिया है, और इधर साउथ ईस्ट एशियन कंट्री, आसियान के कंट्री इधर हैं, और इधर जो है इंडिया है। अब ये जो है प्राचीन काल से ही हमारा यहाँ जल और थल मार्ग से व्यापार हुआ करता था। आपने सिंधु घाटी की सभ्यता को पढ़ा होगा, आपने सिंधु घाटी की सभ्यता में अवलोकन किया होगा, यानी कि या तो हम पर्शियन गल्फ को होकर जाते थे, कनेक्ट करते थे यूरोपियन जो है व्यापार, यानी कि यूरोपियन जगत में जाते थे, या तो हम रेड सी को होकर जाते थे। यानी कि 2 तरह के ट्रेडिशनल मार्ग हमारे पास थे, क्योंकि स्वेज नहर थी नहीं इधर। स्वेज नहर बाद में जो है विकसित हुई है। तो स्वेज नहर आप देखोगे अलेक्जेंड्रिया तक जाते थे, इधर जो लाल सागर होकर अलेक्जेंड्रिया के थ्रू ये निकल जाते थे उधर, और इटली और वेनिस और जेनेवा, और इधर व्यापार करते थे। और आप देखो कि ये जो व्यापार था वो भारत के पक्ष में था, और शुरू से ही ये व्यापार होता रहा। जैसे आप देखोगे बाइजेंटाइन एम्पायर, यानी कि मौर्योत्तर काल में खूब व्यापार हुआ, और रोमन साम्राज्य के साथ मौर्योत्तर काल में इतना व्यापार होता था कि भारत सोने का चिड़िया बन गया। और उस समय एक जो है नेचुरल हिस्ट्री के लेखक हैं द प्लिनी, यानी कि प्लिनी ने लैमेंट व्यक्त किया, प्लिनी ने शोक व्यक्त किया था कि ये सारा का सारा सोना जो है ये भारत की तरफ चला जाएगा। तो मौर्योत्तर काल में एक बंदरगाह था, भड़ौच या भारूकच्छ का बंदरगाह था यहाँ भारत में, गुजरात में जो है भड़ौच बंदरगाह था, जिससे ये कनेक्ट होते थे जल मार्ग से, और थल मार्ग से दर्रों को होते हुए और ये जाते थे, और पश्चिमी दुनिया के साथ, यूरोप के साथ इनका वाणिज्यिक संबंध था। तो ये ऐसा नहीं है, ट्रेडिशनल रूट था जिसमें लाल सागर देखा जाए तो ये फॉगी और चट्टानी होने के कारण लाल सागर का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते थे, यानी कि पर्शियन गल्फ होके जाते थे
और इधर से पूरा जो है व्यापार करते थे। लेकिन एक घटना जो हो रही है, उस घटना को हमें हमेशा याद रखना पड़ेगा। यानी कि कहा जाए कि द मोस्ट रिमार्केबल इवेंट ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री, ऑफ द ग्लोबल हिस्ट्री, जो 1453 की घटना, यानी कि 1453 की एक घटना है, और कुस्तुनतुनिया पर, यानी कि तुर्की जो ऑटोमन तुर्क है उसका जो है तुर्की साम्राज्य का कुस्तुनतुनिया पर अधिकार हो जाता है। यानी कि जो पूर्वी रोमन साम्राज्य, आप देखोगे यहाँ, यानी कि लाल यहाँ जो है अपना ये जो मेडिटेरियन है, भूमध्य सागर है, ठीक अफ्रीकन कंटिनेंट के ऊपर भूमध्य सागर है, और इधर काला सागर है, इधर कैस्पियन सागर है, और इधर भूमध्य सागर है। और इसी भूमध्य सागर के आप बीचों बीच देखोगे ऊपर एक वर्टिकल लाइन अगर खींचोगे आप, तो ये जो स्थिति है, इधर जो है पश्चिमी रोमन साम्राज्य है और इधर पूर्वी रोमन साम्राज्य। अब अगर आप देखोगे कि पूर्वी और पश्चिमी रोमन साम्राज्य, ये दोनों की स्थिति को समझना। पश्चिमी रोमन साम्राज्य की राजधानी क्या हुआ करती थी? रोम। और पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी क्या हुआ करती थी? कॉन्स्टेंटिनोपल या कुस्तुनतुनिया। तो पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी कुस्तुनतुनिया थी, और तुर्की ने क्या किया कि इस पर पूरा अधिकार कर लिया। 1453 में तुर्की के द्वारा इस पर पूरा अधिकार हो जाता है, और जब इस पर पूरा अधिकार हो जाता है पूर्वी रोमन साम्राज्य पर, यानी कि बाइजेंटाइन एम्पायर पर तुर्की के द्वारा अधिकार कर लिया जाता है, तो तुर्की जो है इस मार्ग को रोक देता है, इस मार्ग को ब्लॉक कर देता है। यानी कि जो पर्शियन गल्फ और रेड सी वाला जो मार्ग था उसको तुर्की ने ब्लॉक कर दिया। और जब तुर्की ने इसको ब्लॉक कर दिया तो फिर इधर से जो कनेक्ट होती थी दुनिया इधर की, यानी कि जो स्पेन है, पुर्तगाल है, जर्मनी है, ये जो कनेक्ट होते थे बाया रेड सी और पर्शियन गल्फ, ये जो पूर्वी जगत की ओर आते थे, ये ब्लॉकेज कर दिया इसने। और जब ऑटोमन तुर्क ने और तुर्की ने इसका जो ब्लॉकेज कर दिया और इधर से व्यापार नहीं करने दिया, तो फिर जो है भौगोलिक खोज अनुसंधान का दौर शुरू हुआ। उसी घटना के कारण आप देखो ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज होने लगी, और जब भौगोलिक खोज अनुसंधान होने लगा तो उसको शासकों ने प्रमोट किया। उस भौगोलिक खोज अनुसंधान को शासकों ने भी प्रमोट किया। स्पेन और पुर्तगाल जो है सामने आए, क्योंकि दुनिया बिल्कुल धार्मिक आधार पर चल रही थी, और 1000 वर्षों तक यूरोप देखोगे आप तो डार्क में रहा है, एक तरह से अंधकार में रहा। प्राचीन यूरोपियन हिस्ट्री को देखो आप, एज ऑफ इनलाइटनमेंट, मध्यकालीन यूरोपियन को देखो तो सामंतवाद के कारण एज ऑफ डार्कनेस, और फिर पुनर्जागरण से धीरे धीरे जो है वहाँ प्रकाश आ रहा। और पुनर्जागरण 15वीं सदी की महत्वपूर्ण घटना। अब जब यहाँ ये ट्रेड रूट ब्लॉक कर देता है तुर्की, तो जितने यहाँ के साहित्यकार हैं, लेखक हैं, और जो है एक तरह से दार्शनिक हैं, ये सब भाग कर आते हैं। और ये सभी भाग कर आते हैं कहाँ? ये इटली में आते हैं, फ्लोरेंस नगर में। यानी कि सारे साहित्यकार, दार्शनिक, लेखक और जितने भी बुद्धिजीवी हैं, जो तार्किक हैं, जो वैज्ञानिक हैं, जिनको शोध अनुसंधान करना है, जिसको साहित्यिक रचनाएं करना है, वो इटली की तरफ भाग कर आ रहे हैं। और इटली बिकेम द बर्थ प्लेस ऑफ मॉडर्न रिनेसां। यानी कि इटली जो है पुनर्जागरण की जन्मस्थली बन जा रही है। और इटली में एक परिवार हुआ करता था, मेडिजी परिवार। वो बड़ा जो है संरक्षक था, मेडिजी परिवार जो समृद्ध था, वो बड़ा जो है लर्नेड पीपल की कद्र करता था, व्यापारियों की कद्र करता था। इसलिए जैसे हमारे यहाँ बंगाल पुनर्जागरण की जन्मस्थली बनी है, राजा राम मोहन राय बिकेम द फादर ऑफ मॉडर्न रिनेसां इन इंडिया, तो इटली बिकेम द फादर जो है बर्थ प्लेस ऑफ मॉडर्न रिनेसां।
इटली की तरफ, यानी कि इटली पुनर्जागरण की जन्मस्थली बनी और नए नए जो है सामुद्रिक मार्गों की खोज होने लगी। अब आप देखो कि एक नए सिरे से दुनिया जो है एक नए सिरे से जुड़ना चाह रही है पूर्वी देशों के साथ, क्योंकि वो रूट तो ब्लॉक हो गया। यानी कि इसमें बेस में जाना है कि कोलंबस और वास्को डी गामा या बार्थोलोमियो डियाज या हेनरी द नेविगेटर को नए रास्ता खोजने की आवश्यकता क्यों हुई, तो उसके पीछे आप जाओगे तो वही तुर्की द्वारा कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लेना और बाइजेंटाइन एम्पायर पर अधिकार कर लेना, जो पूर्वी रोमन साम्राज्य और जो पश्चिमी रोमन साम्राज्य है, क्योंकि रोमन साम्राज्य ब्रेक इनटू टू पार्ट्स। आप देखोगे 5वीं शताब्दी, 3री शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास, 3री शताब्दी ईसवी सन के आसपास रोमन साम्राज्य ब्रेक इनटू टू पार्ट्स, यानी कि पूर्वी रोमन साम्राज्य और पश्चिमी रोमन साम्राज्य, जिसमें पश्चिमी रोमन साम्राज्य की राजधानी रोम थी, जिस पर 477 ईस्वी सन में जर्मनी ने अटैक कर दिया और उसको विनष्ट कर दिया। यानी कि 5वीं सदी के उत्तरार्ध में जर्मनी ने पश्चिमी रोमन साम्राज्य पर अटैक किया और पश्चिमी रोमन साम्राज्य को विनष्ट कर दिया। और 1453 ईस्वी में जो ऑटोमन तुर्क था, तुर्की ने पूर्वी रोमन साम्राज्य पर अधिकार कर लिया। इसके कारण नए खोज अनुसंधान की आवश्यकता महसूस हुई। यही से भौगोलिक खोज अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाने लगा। तो ये चीज़ हमें एक चीज़ समझना है कि जो मैगेलन, आप देखो मैगेलन वर्ल्ड नेविगेट किया और मैगेलन आप देखो यहाँ से अटलांटिक होता हुआ, यहाँ से होता हुआ और इधर पैसिफिक ओशन के तरफ बढ़ रहा है। और जब यहाँ से इधर की ओर बढ़ा तो उसको लगा कि बड़ा शांति बन रहा, पैसिफाई कर रहा, इसीलिए उसका नाम पैसिफिक पड़ गया। यहाँ मैगेलन स्ट्रेट भी है, आप देखो यहाँ से मैगेलन जा रहा और वर्ल्ड नेविगेटर बना, वर्ल्ड नेविगेशन किया मैगेलन। और उसने पृथ्वी को देखने का प्रयास किया कि द रियल नेचर ऑफ द अर्थ इज जियोइड, यानी कि पृथ्वी का वास्तविक आकार कैसा है, पृथ्व्याकार है, यानी कि न चपटी है, न नारंगी की तरह, न लट्टू की तरह। पृथ्वी कैसी है, पृथ्वी जैसी है, यानी कि लब्धक है, जियोइड है। द रियल शेप ऑफ आवर अर्थ इज जियोइड, लब्धक है। यानी कि मैगेलन वर्ल्ड नेविगेटर बना और कोलंबस, अब कोलंबस के इमेज में था कि हमें भारत को खोजना है और कोलंबस समझ रहा था कि पृथ्वी एकदम सर्कुलर है, कहीं से जाएंगे तो वहाँ पहुँच जाएंगे। और कोलंबस का ये भ्रम जो है, जब कोलंबस निकल रहा है यहाँ से, तो यहाँ पर आप देखो जो वेस्ट इंडीज़ यानी कैरेबियन जो है, कैरेबियन द्वीप है यहाँ पर छोटे छोटे, और जब यहाँ संपर्क में आता है तो एक नई दुनिया की खोज हो जाती है। और यहाँ जो है उसने वेस्ट इंडीज़ पुकारा। तो ऐसे आप देखो कि इधर की खोज करने का श्रेय कोलंबस को जाता है, लेकिन अनजाने में खोज हो गई और कोलंबस ने डिस्कवर्ड द न्यू वर्ल्ड that ultimately become in 1507 अमेरिको वेस्पूसी अमेरिका, यानी कि 1507 में वही अमेरिको वेस्पूची के नाम से अमेरिका हो गया। यानी कि नई दुनिया की खोज कोलंबस के द्वारा जाने अनजाने में हो गई। और सिविल सर्विसेज में क्वेश्चन भी पूछा था कि कोलंबस कहाँ का रहने वाला, तो कोलंबस इटालियन था, स्पॉन्सर्ड बाय स्पेन। तो बहुत बारीकी से ध्यान रखना, कभी कभी हमें ब्लंडर मिस्टेक हम लोग करते हैं। यानी कि कोलंबस मूलतः कहाँ का था, इटली का था, स्पेन ने उसे स्पॉन्सर्ड किया था। तो 1492 की वो घटना ध्यान रखना है और 1498 का वास्को डी गामा का आगमन। तो ये जो नए नए समुद्री मार्गों का खोज हो रहा है, इसमें हमें ध्यान रखना है कि यहाँ से जब यहाँ आप देखो डॉन हेनरिक या हेनरी द नेविगेटर, यानी कि जो अफ्रीका का ये वाला हिस्सा है, इसका मैप तैयार कर रहा है कौन, यानी कि पुर्तगाल का राजा है डॉन हेनरिक या हेनरी द नेविगेटर की उपाधि दी गई।
और ये डॉन हेनरिक ने ये वेस्ट कोस्ट का पूरा नक्शा तैयार किया। और डॉन हेनरिक के द्वारा ही पुर्तगाल में नाविकों को पढ़ाने के लिए एक ट्रेनिंग स्कूल भी खोला गया था। तो डॉन हेनरिक वॉज द डीपली इंटरेस्टेड इन नेविगेशन। तो कभी भी क्वेश्चन आए कि ये जो यानी कि जो ये वेस्टर्न कोस्ट है साउथ अफ्रीका का, इसका मैप कौन तैयार किया, तो डॉन हेनरिक यहाँ से आकर लौट गया। और ये आप देखो, यहाँ जो है नंगी आंख से देखोगे दिखेगा भी नहीं, यहाँ स्पेन है, यहाँ पुर्तगाल है, और यहाँ लंदन है, यूके है, यूनाइटेड किंगडम, यहाँ आयरलैंड है, इधर जर्मनी है। आप देखो यूनाइटेड किंगडम कितना बढ़िया से दिख रहा, लेकिन स्पेन पुर्तगाल तो दिख भी नहीं रहे हैं। लेकिन धर्म का इतना बड़ा प्रभाव है कि कोई जा ही नहीं सकता उस समय। यानी कि तर्क और विज्ञान किसकी गुलामी किया करता था? धर्म की गुलामी किया करता था। यानी कि धर्म और आस्था के सामने तर्क और विज्ञान का कुछ भी नहीं चलता था, क्योंकि प्रबोधन का समय आया नहीं और ये अंधकार में समय गुजार रहे थे। ऐसे समय में आप देखो कि यहाँ डॉन हेनरिक के द्वारा यहाँ तक का मार्ग प्रशस्त किया गया। इसके बाद आप देखोगे कि 1486 में एक व्यक्ति आता है जिसका नाम है बार्थोलोमियो डियाज। बार्थोलोमियो डियाज एक व्यक्ति आता है जो आप देखो यहाँ से चलता है और यहाँ तक आकर, और यहाँ केप टाउन है, यहाँ केप टाउन है, और यहीं पर केप ऑफ गुड होप यानी केप ऑफ स्टॉर्म चेंज इनटू केप ऑफ गुड होप। यानी कि बार्थोलोमियो डियाज के आने के कारण यहाँ से बार्थोलोमियो डियाज लौट जाता, क्योंकि आपको ज्योग्राफी में मालूम होगा कि यहाँ जो है यानी कि यहाँ तक 40s 60s 40s 50s दहाड़ता सीखता 60 दहाड़ता 40 50 यहाँ पौने चलती हैं, जिसके कारण वो इतना आवाज़ होती है कि डर के व्यक्ति रिवर्स कर जाता है। आप सुने होंगे कि 40 50 60 पौने चलती हैं इधर। तो यहाँ की जो स्थिति है, और यहाँ बर्मुडा त्रिकोण भी है पूरा, यानी कि ये तटवर्ती इलाके को ही पकड़कर इनको आना है। और चूंकि दिशा सूचक यंत्र उस समय धीरे धीरे आ रहे थे, ज्ञान था नहीं, इसलिए भटक के आना था। इंडिया चले जाते थे यहाँ दक्षिण पूर्वी एशियाई देश, ड्यू टू द लैक ऑफ एस्ट्रोलैब एंड कैंपस। यानी कि कंपस यानी भौगोलिक खोज अनुसंधानों को बढ़ावा कब मिलेगा? जब दिशा सूचक यंत्र आएंगे, यानी कि एस्ट्रोलैब आएंगे और कंपस आएंगे। और इसी समय कंपास और एस्ट्रोलैब का धीरे धीरे विकास होता है, जो इस गति को और तीव्र करते हैं। कभी भी क्वेश्चन आ जाए कि भौगोलिक खोज अनुसंधान के पीछे फैक्टर्स क्या हैं, what were the factors which were promoting the geographical inventions and discoveries? What were the factors behind the geographical inventions? यानी कि जो भौगोलिक खोज हो रही है उसके पीछे कारण क्या है? उसके पीछे कारण है एज ऑफ रिनेसा, यानी कि एज ऑफ इनलाइटनमेंट, पुनर्जागरण, पुनर्जागरण के बाद प्रबोधन, और जब प्रबोधन आएगा यानी कि एज ऑफ लर्निंग, एज ऑफ इनलाइटनमेंट। और जब प्रबोधन आएगा तो जाहिर सी बात है तार्किक युक्तियों के द्वारा वैज्ञानिक खोज अनुसंधानों को बढ़ावा मिलेगा। और जब तर्क और विज्ञान को बढ़ावा मिलेगा तो धर्म आस्था की कमी आएगी। यानी कि धर्म और आस्था पर जो है एक तरह से कह लीजिए कि उनका प्रभाव दिखने लगा। और उसी समय आप देखो कि 16वीं शताब्दी में मार्टिन लूथर के नेतृत्व में रिफॉर्मेशन चलाया जाता है, यानी कि धर्म सुधार आंदोलन चलाया जाता है। और 17वीं शताब्दी में आप देखोगे तो 17वीं शताब्दी को हम लोग मानते हैं केपलर, गैलीलियो और एक तरह से कोपरनिकस की सेंचुरी, यानी कि सेंचुरी ऑफ टैलेंटेड पर्सन, सेंचुरी ऑफ लर्नेड पर्सन। 17वीं शताब्दी और 18वीं शताब्दी विज्ञानवाद की सेंचुरी आ जाती है। तो ये 2-3 पर्सनालिटी को हमें याद रखना है। कोलंबस भटक कर इधर चला गया 1492 में। डॉन हेनरिक रूट का खोज करता रहा, 2-3 वर्ष में एक अभियान चला देता था डॉन हेनरिक। यानी कि 15वीं सदी के पूर्वार्ध में डॉन हेनरिक बहुत इंटरेस्टेड था और नेविगेशन में बहुत एक्सपर्ट था।
इसलिए वो या मैं पूरा तैयार कर लिया, जिसके कारण आगे चलकर 1486 में वार्थोलोमियो डियाज केप ऑफ गुड होप तक पहुंच गया। यानी कि वार्थोलोमियो डियाज के पहुंचने के कारण केप ऑफ स्टॉर्म चेंज इनटू केप ऑफ गुड होप, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, उत्तमासा अंतरीप। जैसे हमारे यहाँ भारत में आप देखो एक अंतरीप बनाता है, जैसे केप कैमोरिन है, वैसी तरह केप टाउन है, केप है, ये जो निकला हुआ पार्ट है। तो यहाँ आप देखो कि केप ऑफ, ये तो स्टॉर्मी था, आंधी तूफान झंझावत का अंतरीप था, लेकिन वार्थोलोमियो डियाज के आने के कारण ये अंतरीप चेंज इनटू केप ऑफ गुड होप, यानी कि आशाओं के अंतरीप में बदल गया। तो ये अगर बेसिक फंडामेंटल हमें जानकारी रहेगी तो हम इसको समझ पाएंगे। यानी कि भौगोलिक खोज अनुसंधान को बढ़ावा कौन दे रहा है, यानी कि स्थानीय शासक दे रहे हैं। और दूसरी चीज कि पुर्तगाल और स्पेन का प्रभाव क्यों रहा। पूरी दुनिया अगर यहाँ से देखो आप, आधा ब्राजील को अगर करके कनेक्ट कर लो आप, और इस तरह से पूरी दुनिया को बांट दिया गया, और इधर हो गई जो है स्पेन की दुनिया और इधर हो गई पुर्तगाल की दुनिया। ये एक पोप एलेक्जेंडर षष्ठ हुआ करते थे, और पोप एलेक्जेंडर षष्ठ ने एक फरमान जारी किया 1494 में कि इस फरमान का कोई उल्लंघन नहीं कर सकता था, क्योंकि धार्मिक फरमान था, पोप के द्वारा जारी फरमान था। इसलिए आप देखो कि लगभग एक सेंचुरी तक स्पेन और पुर्तगाल का पूरे दुनिया पर दबदबा बना रहा, यानी कि आगे आने का कोई प्रयास ही नहीं कर रहा, केवल पूरे दुनिया पर साम्राज्य रहा किसका, स्पेन और पुर्तगाल का। तो कभी भी ये आए कि नए दोनों, यानी कि विंस्टन स्मिथ महोदय ने लिखा है कि कोलंबस के द्वारा नई दुनिया की खोज और वास्को डिगामा के द्वारा समुद्री रास्ते से भारत को जाना, यानी कि पूरी दुनिया को कनेक्ट करना, ये दुनिया की दो बहुत महत्वपूर्ण घटनाएं, ये स्मिथ महोदय ने लिखा है। लेकिन अगर रियल उसका आप सर्वेक्षण करोगे तो इन घटनाओं में इनका योगदान ही नहीं है, ये तो केवल एडवेंचरस टास्क कर रहे हैं। यानी कि कोलंबस जानकर नई दुनिया की खोज नहीं किया, अमेरिका जाना था, भारत पहुंच गया वहां, इसलिए रेड इंडियंस नाम दे दिया, क्योंकि उसके दिमाग में क्या था, इंडिया, और वहां के लोग रेडिस दिखे तो रेड इंडियन हो गया। खोज करना था किसका, अनजाने में खोज हो गई किसकी। और वास्को डिगामा की हालत देखो तो वास्को डिगामा यहाँ आकर भटक रहा था, तो यहाँ एक गुजराती पथ प्रदर्शक मिला अब्दुल मनीद, और अब्दुल मनीद ने मार्गदर्शन किया, तो 90 दिनों की यात्रा करके ये कालीकट पहुंचा, मेडागास्कर ये होते हुए। नहीं तो ये तो भटक के चला जाता दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों की तरफ, और प्रायः देखो आप काफिले आते थे दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों की तरफ चले जाते थे भटक के, क्योंकि जब दिशा सूचक यंत्र नहीं है और अक्षांश और देशांतर रेखाओं से संबंधित कोई जो एस्ट्रोलैब नहीं है, तो जाहिर सी बात है भटक के व्यक्ति चला जाएगा, और भटकेगा तो कहाँ जाएगा, दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों की तरफ जाएगा। तो ये चीज हमें ध्यान रखना है कि जब हम पुर्तगाल को पढ़ेंगे, यानी कि भारत में आने वाला पहला कौन है, पुर्तगाली कंपनी है। और पुर्तगाली कंपनी जब अपना साम्राज्य विस्तार कर रही है, तो आप देखो यहाँ मलक्का जो है, मलक्का जल संधि पर, और यहाँ होर्मुज जल संधि पर, और यहाँ मोजाम्बिक पर अधिकार कर रही है, यानी कि सागर का स्वामी बन रही है पुर्तगाली कंपनी। यानी कि अब एक चीज़ देखो कि आप यहाँ जो है मलेशिया और इंडोनेशिया को यानी कि कनेक्ट करता है कौन, यानी कि जो है मलक्का स्टेट, और यहाँ ओमान और ईरान को कनेक्ट करता है कौन, होर्मुज जल संधि। और इस होर्मुज और मलक्का पर 1511 और 15 में अधिकार हो गया किसका, पुर्तगालियों का, और 1510 में पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कर लिया। तो आप देखो पुर्तगाली कितना डोमिनेंट तरह से भारत में रहते हैं, और बहुत डोमिनेंट तरीके से जल्दी जल्दी उन्होंने जो है अपना उत्थान किया। इसीलिए आप देखो कि जब डचों से लड़ाई होती है तो उनका पतन भी हो जाता है एक सेंचुरी के अंदर। तो आप देखो यूरोपीय प्रतिस्पर्धा कैसी जगती है,
और इसके कारण पर हम लोग जाएंगे। पहले आप मैपिंग को देख लो। मैपिंग से जब हम लोगों का आइडिया एक लग जाएगा, यानी कि अगर केप ऑफ गुड होप को देखना है तो बार्थोलोमियो डियाज, वास्को डिगामा को अब्दुल मनीत के सहायता से 1498 में पहुंच जाएगा कालीकट। और इसके बाद देखोगे कि विभिन्न यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन शुरू हो गया। तो आज हम लोग 2 कंपनियों के बारे में बहुत डिटेल स्टडी करेंगे। अब इसको हम हटाते हैं। आज हम लोग 2 कंपनियों के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। अब आप देखो कि कंपनियों में, यूरोपीय कंपनियों का सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है कि एक तो ओवरऑल स्टडी करोगे आप, तो आप देखोगे कि कंपनियों के आगमन, एक तो कंपनियों के आगमन का कारण हम लोग एनालिसिस करेंगे, कारण क्या था, और एक कंपनियों के आगमन का क्रम क्या था। और इसमें भी आप देखोगे तो कारण, आप देखो कि कारण तो एक तो आपको दिख ही रहा कारण, आर्थिक कारण, लेकिन एक आप देखोगे तो बहुत इनविजिबल फैक्टर है, धार्मिक कारण और राजनीतिक कारण। यानी कि आप देखो कि व्हाट वेयर द फैक्टर्स बिहाइंड द अराइवल ऑफ यूरोपियंस टुवर्ड्स ईस्ट इंडीज, यानी कि व्हाट वेयर द फैक्टर्स विच वेयर इन्फ्लुएंसिंग द एडवेंट ऑफ यूरोपियंस। अगर इस कारण को देखा जाए तो इकोनॉमिकल फैक्टर तो है ही, देखने में तो इकोनॉमिकल फैक्टर लग रहा, लेकिन आप हर केस में देखोगे तो धार्मिक कारण और राजनीतिक कारण इनहेरिटेड है। आंतरिक मंतव्य कुछ और है। जैसे भारत में रेलवे के विकास के प्रति आंतरिक मंतव्य अंग्रेजों का उपनिवेशवाद का शोषण है, लेकिन देखने में क्या लग रहा है कि टू फैसिलिटेट कॉमन पीपल, टू प्रोवाइड फैसिलिटी फॉर द पैसेंजर, यानी कि भारत के सुख सुविधा के लिए ऐसा है कि रेलवे आ रही है। लेकिन रेलवे तो वर्तमान समय में एक अभिशाप सिद्ध हो रही थी उस समय, बाद में ब्लेसिंग सिद्ध हो रही है, लेकिन पहले तो कर्ज थी, क्योंकि उसमें इंटरनल मोटिव्स किसका था, उपनिवेशवाद का था, साम्राज्यवाद से गाइडेड हो रही थी, वित्तीय चरण से वो गाइडेड हो रही थी। भाई रेलवे का विकास करना था, पता चला कि इस्पात और स्टील जो है लंदन में बनाया जा रहा है और खपत भारत में हो रही है, तो हमारे यहाँ कहाँ से इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा। यानी कि ये चीज़ देखा जाए कि आर्थिक कारण तो दिख ही रहा, लेकिन एक चीज़ और देखना, आर्थिक कारण। अब एक देखोगे आप कि इनका मूल उद्देश्य क्या था। इनका मूल उद्देश्य था कि जो इटली समृद्ध व्यापार का प्रतिनिधित्व कर रहा है ट्रेडिशनली, जो जेनेवा हैं, वेनिस हैं, उनको प्रतिसंतुलित करना, उनको मार्केट से बाहर कर देना। जो मिस्र के लोग हैं, जो तुर्क हैं, मतलब जो एक तरह से कह लीजिए अरबी व्यापारी हैं, जो अरबी ट्रेडर्स हैं, जो ट्रेडिशनल ट्रेडर्स हैं, बहुत दिनों से व्यापार कर रहे हैं, और जो जेनेवा इटली के व्यापारी हैं, जो यूरोपीय ट्रेडर्स हैं, वो जो व्यापार वाणिज्य के दुनिया में लाभ कमा रहे हैं, उनको मार्केट से बाहर कर देना। क्योंकि मार्को पोलो आप देखो 13वीं शताब्दी के दौरान, मार्को पोलो जब चीन की यात्रा करके गया, और कुलशेखर मारवर्मन के समय में दक्षिण भारत में भी मार्को पोलो आया था, तो जब मार्को पोलो जा रहा है यूरोप में, तो वो उस अपने यात्रा वृत्तांत का बड़ा जो है वर्णन कर रहा है, तो उससे बड़ा प्रभावित हुआ यूरोपीय समाज, और उससे लोगों के अंदर एक जील ऑफ इनरिचमेंट की भावना उत्पन्न हो गई। एक लोगों में संपन्न होने की भावना उत्पन्न हो गई कि मैं भी इस व्यापार में जाऊंगा और मैं भी जो है ये प्रयास करूंगा। तो मार्को पोलो का भी बहुत बड़ा हाथ है। यानी कि प्रबोधन तो है ही है, भौगोलिक खोज अनुसंधान तो चल ही रहे हैं, शासकों का प्रोत्साहन भी बहुत जरूरी है, लेकिन एस्ट्रोलॉब और उसका जो है जो कंपास है, और एस्ट्रो उसको कहते हैं कि जो अपना ये कुतुब नुमा है और ये कंपास है, इसका खोज भी बहुत बड़ा तीव्र कर रही है उसको। लेकिन एक चीज़ आप देखो कि मार्को पोलो का जो वृत्तांत है वो भी लोगों को प्रमोट कर रहा कि वो आगे बढ़कर जाके जो है वो यात्रा को और अंजाम दे।
तो मार्को पोलो को भी हम लोगों को आधार बनाना। तो अब आप देखो कि इनका दो कॉन्सेप्ट था, यानी कि आर्थिक रूप से ये क्या सोच रहे थे कि जो ट्रेडिशनल व्यापारी हैं उनके व्यापार वाणिज्य के एकाधिकार को छीन लेना, और दूसरी चीज कि जो तुर्की का प्रभुत्व है, ऑटोमन तुर्क का जो प्रभुत्व है, पूरा आप देखो इस्लामिक जगत का विस्तार हो रहा है, यानी कि आबादी बढ़ रही है, मुस्लिम आबादी, तो ये ईसाई आबादी बढ़ाकर और उसको काउंटर अटैक करेंगे, यानी कि उसको प्रति संतुलित करेंगे। तो आप देखिए पुर्तगालियों का पहला मिशन क्या था, अल्बुकर्क तक आते आते वो जो है अपने धर्म का विस्तार करने लगे, और पुर्तगाली युवकों को भारतीय महिलाओं से शादी करने के लिए प्रोत्साहित करने लगा अल्बुकर्क। यानी कि ये फैक्टर जो है बहुत महत्वपूर्ण है कि आप देखो धर्म का विस्तार, और अंग्रेज क्या कहते थे कि ईसाई धर्म की पताका एक स्थान से दूसरे स्थान तक परचम लहराना है। तो धार्मिक कारण को भी लेके चलेंगे हम लोग, और राजनीतिक कारण दिख ही रहा, अल्टीमेटली एक जो निजी कंपनी आके बहुत बड़ा साम्राज्य का निर्माण कर दे रही है। 1600 से लेकर और प्लासी तक कंपनी व्यापारिक रहती है, और प्लासी के बाद आप देखो धीरे धीरे स्ट्रेटजी बना लेती है और कमर्शियल कंपनी चेंज इनटू पॉलिटिकल कंपनी। और उसके लिए फिर ब्रिटिश संसद के द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, चार्टर एक्ट बनाया जाने लगा, और लास्ट में आवश्यकता खत्म हो गई। तो 1857 के बाद कंपनी ने जो ब्रिटिश संसद ने यानी कि उसको ख़त्म कर दिया और डायरेक्ट अपने हाथ में शासन ले लिया। तो ये चीज़ों को दिमाग में हमें रखना है कि सभी कारण जिम्मेदार हैं, इकोनॉमिक फैक्टर भी है, रिलीजियस फैक्टर भी है, एंड पॉलिटिकल फैक्टर। आप पुर्तगीज को देखो, आर्मेडा देखो, आर्मेडा कैफाइल सिस्टम देखो आप, कार्टेज आर्मेडा कैफाइल सिस्टम, उसमें पूरी दादागिरी इनकी नजर आती है। सागर के स्वामी हो जाते हैं तो पॉलिटिकल फैक्टर तो है ही। जब ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में आगमन होता है तो उसका नारा ही रहता है कि नॉट टेरिटरी बट ट्रेड, यानी कि आपका भूभाग नहीं चाहिए, हम तो व्यापार के लिए आए हैं। तो ये जो मंतव्य हैं, ये जो स्टेटमेंट हैं, ये किधर की तरफ संकेत करते हैं? ये पॉलिटिकल मोटिव्स के तरफ संकेत करते हैं। तो उपयुक्त सारे कारण जिम्मेदार हैं। अब दूसरी चीज हमें ध्यान रखना है कि अगर क्रम की बात किया जाए तो क्रम में अगर आप देखो तो क्रम में तो एक तो कारण को ध्यान रखना है, कारण में जो है तीनों कारण महत्वपूर्ण हैं। और अगर आने का क्रम देखा जाए अब आप देखो कि अगर आने का क्रम देखा जाए तो पहले पुर्तगाली कंपनी है, पुर्तगाली कंपनी है जो 1498 से आ रही है और लास्ट तक रह रही है, यानी कि 1962 में गोवा दमन दीव ऑपरेशन जो है लिबरेशन के द्वारा इसको आज़ाद कराया जाएगा, और 12वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा गोवा दमन दीव को संघ शासित प्रदेश का दर्जा दिया जाएगा। बाद में गोवा राज्य हो जाएगा, दमन दीव संघ शासित प्रदेश हो जाएगा। दमन दीव आजकल जो है वो मर्ज कर गया एक में, यानी कि दादर नगर हवेली और दमन दीव मिला के एक यूनियन टेरिटरी हो गई। तो करेंट पोजीशन अगर देखा जाए तो पुर्तगाली जो है 1498 से लेकर 1962 के बीच में। दूसरा आप देखोगे कि दूसरे नंबर पर अगर देखा जाए तो अंग्रेज हैं, आंग्ल कंपनी। आंग्ल कंपनी, अब आंग्ल कंपनी का मतलब इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और इसको देखा जाए तो 1600 ईस्वी, और 1600 ईस्वी से लेकर कंपनी जो है 1858 क्राउन एक्ट से ख़त्म हो जाएगी, और फिर ये रहेंगे। यानी कि ये देखा जाए तो ये ब्रिटिश भारत है, ब्रिटिश इंडिया है, यानी कि 1858 के क्राउन एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी समाप्त हो जाएगी भारत में, और इसके द्वारा द्वैत शासन वगैरह सब समाप्त हो जाएगा। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स भी समाप्त हो जाएगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल भी समाप्त हो जाएगा, यानी कि सब कुछ समाप्त हो जाएगा यहाँ। और इंडिया हाउस का गठन होगा लंदन में, और सेक्रेटरी फॉर स्टेट भारत राज सचिव की नियुक्ति होगी। अब उसके द्वारा शोषण किया जाएगा, वो बैठेगा लंदन में, यानी कि वायसराय उसको कन्वे करेगा और वो राजा रानी को कन्वे करेगा।
तो इसका मतलब दो दो बिचौलिया हो गए, और दो दो बिचौलिया हो गए तो शोषण ज़्यादा होगा। पहले एक बिचौलिया था तो शोषण कम होता था। अब आप देखो बिल्कुल नेचर, आप देखो कैसे आप कहोगे कैसे याद नहीं होगा। अब देखो आप, इनका अराइवल हो रहा, कंपनी की स्थापना और इनके कंपनी की स्थापना। इसके बाद बीच में एक कंपनी आ जाएगी, बीच में जो है डच आ जाएंगे, डच कंपनी हॉलैंड या नीदरलैंड की कंपनी है। और ये देखोगे आप 1602 में स्थापित होगी और 59 में बेदारा का युद्ध हो जाएगा और ये कंपनी ख़त्म हो जाएगी। यानी कि बेदारा के युद्ध से ये भारत में बिल्कुल समाप्ति हो गए, और फिर ये अपना दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ मसाले का व्यापार करते रहे। इसके बाद आप देखो बीच में एक डेनिश कंपनी आएगी। डेनिश कंपनी के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं प्राप्त करना, 1616 में आएगी। और 1620 में आप देखोगे तो ये तमिलनाडु के ट्रैंकोवार में अपना कारखाना स्थापित करती है। और 1676 में इसने श्रीरामपुर में अपना कारखाना स्थापित किया। और 1745 तक ये कंपनी जो है यानी कि ब्रिटिशर्स को ही अपना हैंड ओवर करके और चली जाती है। यानी कि इसका अगर बंगाल में आप देखोगे तो डेनिश श्रीरामपुर में है, लेकिन बहुत ज़्यादा इनकी एक्टिविटीज़ नहीं दिखती है। और 1620 में ये ट्रैंकोवार में है, तमिलनाडु क्षेत्र में है, कोरमंडल क्षेत्र में ट्रैंकोवार में इन्होंने अपना कारखाना स्थापित किया। और 1616 में इस कंपनी की स्थापना होती है, डेनमार्क की कंपनी। इसके बाद आप देखोगे कि एक कंपनी आएगी, फ्रेंच कंपनी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 से लेकर और 1962 तक, यानी कि 1954 में ये हैंडओवर कर देते हैं, लेकिन पूरी तरह ये जाते हैं 1962 में। और 14वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा 7वें संघ शासित प्रदेश का दर्जा दिया जाता है पांडिचेरी को 1962 में। तो आप देखो कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वो लुई 14वें के समय में कोलबर्ट जो वित्त मंत्री था, कोलबर्ट के प्रयासों से ये कंपनी भारत में स्थापित होती है। यानी कि ये भी एक तरह से सरकारी कंपनी है। आप देखो सभी सरकारी कंपनी है केवल अंग्रेज को छोड़कर। असफल कौन हो रहा? अंग्रेज, क्योंकि प्रतिबद्धता उसी में है। आप इसीलिए देखो, आप प्रतिबद्धता किस में है? सरकारी कंपनी में नहीं है, क्योंकि सरकार नियंत्रण स्थापित कर रही है। जब जो उसकी ज़रूरत हो रही है तो उसे मुहैया नहीं कराया जा रहा, वो फेल्योर हो जा रहा। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के पतन का कारण क्या रहा? सरकारी कंपनी होना। डच ईस्ट इंडिया कंपनी के पतन का कारण क्या रहा? सरकारी कंपनी होना। और ईस्ट इंडिया कंपनी के उत्थान का कारण क्या रहा? अंग्रेजी कंपनी के, क्योंकि वो निजी कंपनी थी, यानी कि उसमें 217 शेयर होल्डर की पूंजी लगी हुई थी, उसमें रानी की भी पूंजी लगी हुई थी। उस पूंजी को डूबने नहीं देगा व्यापारी किसी भी हालत में। तो इसका मतलब कि लग रहा है कि प्राइवेट सेक्टर में क्या है? कमिटमेंट है, प्रतिबद्धताएं हैं, लेकिन सरकारी सेक्टर में लग रहा है लेकिन नेग्लिजेंस ज़्यादा, ड्यूटी के प्रति लापरवाही ज़्यादा है। तो एक चीज़ आप देखो कि यहाँ सारी कंपनियों का अवलोकन करो आप, और देखो आने का क्रम क्या, जाने का क्रम क्या। आराम से आप इस चार्ट को देखोगे तो सब कर लोगे आप। अब यहाँ आप देखो कि यहाँ जो फ्रेंच हैं, और लास्ट में आपके आएंगे स्वीडिश। जो स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, स्वीडन की है, ये 1731 में आती है, और चाइना की तरफ ज़्यादा इसका रुझान रहता है, इसलिए भारत में कोई इसका संदर्भ नहीं मिलता है। अब आप देखो कि टोटल कंपनियों को हमने दर्शा दिया, जिसमें मुख्य कंपनियां क्या हैं? पुर्तगीज हैं, इंग्लिश हैं, डच हैं, फ्रेंच हैं। इनके बारे में अध्ययन करना, यानी कि पुर्तगीज ईस्ट इंडिया कंपनी, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ऑल आर नोन एज ईस्ट इंडिया कंपनी एक्सेप्ट इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। जब ओवरऑल हम लोग पढ़ लेंगे तब आपसे हम क्वेश्चन पूछेंगे कि कम आप बताओ, ओवरऑल पढ़ लिया आपने, लेकिन अब बताओ कि किस कंपनी को सबसे डोमिनेंट करके भेजा गया, सबसे ज़्यादा शक्तिशाली बना के।
और 21 वर्षों के लिए भेजा गया कि जाओ आप संधि कर लेना, सिक्के जारी कर लेना, व्यापार कर लेना, फोर्टिफिकेशन कर लेना, नो क्रॉस क्वेश्चन। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी, और डच ईस्ट इंडिया कंपनी देखो आप ज़्यादा उधर आई तो सबने इसको संघर्ष करके मारा, और अंत में आप देखो कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी, डच यहाँ से चले जाते हैं बेदारा के युद्ध के बाद, और दक्षिण पूर्वी एशियाई देश को अपना ठिकाना बनाते हैं। और डचों ने रोजी रोटी किसकी ले लिया? पुर्तगालियों की। और पुर्तगालियों ने रोजी रोटी किसकी समाप्त किया था? अरबियों की। जेनेवा, इटली और जितने ट्रेडिशनल मार्केट में थे व्यापारी, सबकी रोजी रोटी छीन लिया किसने? पुर्तगालियों ने। तो एक आने का क्रम आप देखो कि एक कंपनियों के स्थापना का क्रम ये सही लग रहा कि अगर कंपनियों के स्थापना का क्रम आ जाए तो पुर्तगाली, अंग्रेज, डच, डेनिश, फ्रांसीसी। लेकिन कभी भी अगर नाविकों या व्यापारियों के आगमन का क्रम आए तो आप हमेशा ध्यान रखना कि डच व्यापारी अंग्रेज व्यापारी से पहले आया। यानी कि कॉर्नेलियस हस्तमान जो है वो 1595 में आ रहा है, और जो डच यानी कि जो अंग्रेज व्यापारी है जॉन मेडेनहॉल, वो 1597-98 में आ रहा। यानी कि अगर व्यापारियों के आगमन का क्रम पूछा जाए तो डच सेकंड नंबर पर है। बस एक रिप्लेसमेंट करना है, एक ध्यान में रखना है, अगर कंपनियों के स्थापना का क्रम आता है तो दिस इज द राइट सीक्वेंस, और अगर व्यापारियों के आगमन का क्रम आता है तो पहले पुर्तगीज, फिर डच, फिर इंग्लिश, फिर ऑनवर्ड रहेंगे ये सब। अब आप देखो कितना खूबसूरत है कि कंपनी आप कहते हो ईस्ट इंडिया कंपनी, हमने देखा है कि सब पढ़ाते हैं EIC ईस्ट इंडिया कंपनी, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम ईस्ट इंडिया कंपनी कब पड़ा? 1833 में। अब सोचो, आप जिसको आप ईस्ट इंडिया कंपनी कहते हो वो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ही नहीं। यानी कि वो कौन सी कंपनी थी? पहले आप देखो कि ये पहले एडवेंचर यानी कि मर्चेंट्स एडवेंचर्स करके कंपनी आई 1599 में, फिर 1600 में उस कंपनी का नाम पड़ रहा है क्या? गवर्नर्स कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज, गवर्नर्स कंपनी। फिर आप देखो औरंगजेब के डेथ के बाद यानी कि 1708 में उस कंपनी का नाम चेंज हो जाता है क्या? क्योंकि बीच में माली हालत खराब हो जाती है, और माली हालत खराब हो जाती है तो वो न्यू कंपनी और सोसाइटी जनरल कंपनी यानी कि दो तीन कंपनियां उसमें मर्ज कर जाती हैं, और जब मर्ज कर जाती हैं तो वो उभरती है एक कंपनी, यूनाइटेड कंपनी, यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी। यानी कि 1600 ईस्वी में इसका नाम क्या रहता है? गवर्नर्स कंपनी, और टॉमस स्मिथ इसके गवर्नर बनते हैं, और 1708 में इस कंपनी का नाम क्या पड़ता है? यूनाइटेड कंपनी, और 1833 में इस कंपनी का नाम पड़ता है ईस्ट इंडिया कंपनी। जब 1833 के चार्टर एक्ट में प्रशासनिक शक्तियों का एकीकरण हो जाता है और बंगाल का गवर्नर जनरल पूरे भारत का गवर्नर जनरल कहलाने लगता। तो एक चीज को हमें दिमाग में रखना है कि जब हम लोग हेडक्वार्टर्स को देखेंगे कि कहाँ कहाँ इनके कारखाने की स्थापना कब कब हुई, तब आप इस पूरी प्रक्रिया को पूरी तरह से समझोगे। कब कहाँ कौन पहुंच रहा है उसको हमें पूरी तरह से अध्ययन करना है। तो आज हम लोग लेते हैं पुर्तगीज ईस्ट इंडिया कंपनी और डच ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरा लेते हैं, क्योंकि डचों ने रोजी रोटी खत्म किया पुर्तगालियों की। तो एक तो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। अब आप देखो आने जाने का क्रम आपका क्लियर हो गया। अब इसके बाद आप देखो कि कैसे कैसे आप कंपेयर करोगे और कारण क्या है, आने का क्रम क्या है, और कहाँ कहाँ इन्होंने व्यापारिक कोठियों की स्थापना किया। तो पुर्तगालियों का संदर्भ अगर हम लोग देखें तो पहला जो है वास्को डिगामा आ जाएंगे कालीकट में, और आप देखोगे कि एक सेंटर इनका उभर रहा है कालीकट, और कालीकट के बाद ये जो है कोचीन सेंटर बनेगा, कोच्चि या कोचीन, कोच्चि भी कहते हैं इसको, कोचीन सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह मालाबार क्षेत्र का। और फिर ये पहुंच जाएंगे कैन्नानूर। कैन्नानूर जो है
उसी मालाबार क्षेत्र में ही है। और फिर ये पहुंच जाएंगे जो है केन्नानूर के बाद गोवा, और फिर ये पहुंच जाएंगे मलक्का। मलक्का, और ये ध्यान रखना है, मलक्का के बाद ये पहुंच जाएंगे होर्मुज़, और होर्मुज़ के बाद आप देखोगे ये पहुंच जाएंगे दीयू। दीयू, और दीयू के बाद ये पहुंच जाएंगे दमन। इनकी लास्ट फैक्ट्री रहती है दमन में। अब आप देखो कि कालीकट में प्रयास करते हैं, लेकिन जमोरिन मना कर देता, फैक्ट्री वहाँ नहीं खुल पाती अल्टीमेटली। और कालीकट में इनकी जो है पहली बार पदार्पण होता वास्को डिगामा का। और वास्को डिगामा को ध्यान रखना कि वास्को डिगामा फिर आएगा, यानी कि 1502 में वास्को डिगामा का फिर आगमन होगा, और 1524 में वास्को डिगामा का फिर आगमन होगा। और 1524 में जब वास्को डिगामा आएगा तो यही उसकी डेथ हो जाएगी दिसंबर 1524 में। यानी कि वास्को डिगामा का 3 बार अराइवल होता है। और वास्को डिगामा जैमोरिन, कालीकट के जैमोरिन के दरबार में आता है, जो वहाँ के शासक की उपाधि रहती है जैमोरिन। तो शासक ने उसका स्वागत किया। जब मई 1498 ईस्वी में अब्दुल मनीद नामक गुजराती पथ प्रदर्शक के सहायता से मेडागास्कर यानी केप ऑफ गुड होप होते हुए और भारत के कालीकट बंदरगाह पर उतरता है, कथका डाबू एक नाम है, कथका डाबू नामक स्थान पर इसका पदार्पण होता है। कथका डाबू, कथका डाबू नामक स्थान पर इसका पदार्पण होता है। तो वहाँ के राजा जैमोरिन ने इसका स्वागत किया, लेकिन वहाँ के जो ट्रेडर्स थे, अरबी ट्रेडर्स, वो इसका जो है विरोध करते। और अब आप देखो कि जब उसने स्वागत किया और जड़ी बूटी मसाले ले जाने की इजाज़त प्रदान कर दिया, तो जब वास्को डिगामा लौट कर गया तो पूरी यात्रा खर्च को निकाल कर 60 गुना लाभ कमाया। अब आप बताओ कि अगर इतना व्यापारिक लाभ हो रहा है, 60 गुना लाभ मिल रहा है, तो कौन शासक ऐसा जो प्रमोट नहीं करेगा। फिर उसके बाद आप देखोगे कि 1500 ईस्वी में अल्बेरिस कैब्राल, जो वास्को डिगामा का भाई था, अल्बेरिस कैब्राल के नेतृत्व में दूसरा पुर्तगाली अभियान आता है। यानी कि 1500 ईस्वी में अगर देखा जाए तो अल्बेरिस कैब्राल आता है 1500 ईस्वी में। अल्बेरिस कैब्राल के नेतृत्व में दूसरा पुर्तगाली अभियान आता है 13 जहाज़ों के श्रृंखला को लेकर, और पूरा अस्त्र शस्त्र लेकर आता है। इसलिए 1505 से पहले देखोगे तो इनकी पॉलिसी क्या रहती है, अस्त्र शस्त्र की नीति रहती है। और 1509 तक इनकी पॉलिसी क्या रहती है, नीले पानी की नीति रहती है। और 1509 में आ जाता है अल्बुकर्क, जिसकी नीति क्या रहती है, यानी कि पूरे जो है साम्राज्यवादी नीति हो जाती है, जिसमें आर्मेडा यानी कार्टेज कैफाइल आर्मेडा सिस्टम पूरा साम्राज्यवाद का निर्माण कर देता है, यानी कि टेरिटोरियल पुर्तगाल का निर्माण कर देता है। अगर भारत में पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक आ जाए, प्रादेशिक संस्थापक आ जाए, तो अल्बुकर्क, अल्मेडा नहीं लगाना। अब आप देखो कि कैब्राल के नेतृत्व में दूसरा पुर्तगाली मिशन आ रहा है, क्योंकि इसको 60 गुना लाभ मिला। अब पहली बार पुर्तगालियों ने कंपनी खोलने का प्रयास तो कालीकट में किया, लेकिन मना कर दिया गया। फिर इनको बाद और अवसर मिला और कोचीन में इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री डाल दी। और कोचीन में जो पहली फैक्ट्री डाली 1503 में, और 1505 में आप देखोगे ये पहुंच जाते हैं कैन्नानूर। और कोचीन आप देखोगे, कोचीन इनका हेडक्वार्टर बन जाता है। और ये कोचीन इनका हेडक्वार्टर बना रहता है कहाँ, यानी कि 1530 तक। और 1530 में इनका हेडक्वार्टर बन जाता है क्या, गोवा। गोवा बन जाता है वो कुनोद नुनोहा के समय में। यानी कि आप देखोगे कुनोद नुनोहा के समय में जो गवर्नर जनरल रहता है पुर्तगीज़ का, और गवर्नर का मतलब क्या है कि एक तरह से कह लो आप चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर, जैसे CEO, जैसे हम लोग कंपनियों में नहीं पढ़ते हैं कि गूगल का CEO, फला कंपनी का CEO। और एक कोठी वाला संदर्भ जरूर ध्यान रखना आप, ये कोई फैक्ट्री नहीं डालने आ रहे हैं जहाँ उत्पादन हो रहा है, क्योंकि अभी इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन नहीं हुई है इंग्लैंड में।
अभी एक तरह से इन्हें क्या चाहिए, अभी एक तरह से माल ले जा रहे हैं और भारत को लाभ दे रहे हैं, तभी तो हमारे जो है शासक इनको प्रमोट कर रहे हैं। यानी कि 1600 से 1700 तक, इवन प्लासी तक नीतियां क्या है, हमारे पक्ष में ही है। प्लासी के बाद उपनिवेशवाद का पहला चरण आएगा, जिसको वाणिज्यवाद के नाम से कहते हैं। तो ये तो सोना चांदी बुलियन लाते थे, सोना चांदी बुलियन, जिनको उस समय बुलियन कहते हैं, एक टर्मिनोलॉजी आप ध्यान रखना जरूर, बुलियन यानी कि सोना चांदी लेकर आते थे और हमारे प्रोडक्ट को अपने मार्केट में ले जाते थे। यही तो इनको सबसे बड़ा दर्द था कि हम सोना चांदी को कैसे रोकें। तो प्लासी के बाद भारत का शोषण करने लगे बक्सर के बाद, और जब इलाहाबाद की संधि हो गई तो दीवानी भी इन्हें मिल गई, और जब दीवानी इन्हें मिल गई तो खूब राजकोष से खजाना मिल गया, और जब दीवानी लेने लगे, राजस्व मिलने लगा, तो राजस्व से ही हमारा सामान खरीद कर लंदन ले जाने लगे। वही तो दादा भाई नौरोजी आगे चल के बताएंगे कि ड्रेन थियरी क्या होती है। यानी कि जो पैसा यहाँ से जा रहा उसके बदले में कुछ आ भी रहा, नहीं आ रहा, तो वही एक तरफा निर्यात क्या कहलाता है, ड्रेन थियरी, धन का निष्कासन। जैसे प्रतिभा का पलायन, ब्रेन ड्रेन भी भारत से सबसे ज़्यादा हुआ। हमारे यहाँ से ब्रेन ड्रेन नहीं होता तो अमेरिका नहीं बनता। और ड्रेन ऑफ वेल्थ भी भारत से सबसे ज़्यादा हुआ। और प्लासी से देखो आप, पर्सिवल स्पीयर के कथन को पढ़ो आप, बेशर्म लूटपाट का दौर हो गया, डाकू राज्य बन गया, स्पॉन्सर्ड राज्य बन गया, जितना लूटना हुआ। वारेन हेस्टिंग को देखो आप, 22 मुकदमे चलाए गए। रॉबर्ट क्लाइव को देखो आप, मुकदमा चलाया गया, बाद में बरी हुआ, आत्महत्या कर गया। जितने हैं ये गवर्नर जनरल जिनको आप समझते हो कि ये भारत में निर्माता रहे हैं, वो वहां जाकर जो मुकदमों का सामना किए हैं। वारेन हेस्टिंग के ऊपर देखो आप, 22 मुकदमे चलाए गए। आप देखो ये वो जो है कितना बड़ा जो है आपराधिक हिंसा हुई थी जब इन्होंने नंद कुमार को फांसी दिलवा दिया झूठा आरोप लगवा के। और एलिजा इम्पे उस समय सुप्रीम कोर्ट के जज थे। यानी कि 1775 में नंद कुमार की फांसी, उसको बड़ी न्यायिक हत्या के नाम से जाना जाता है। तो एक चीज आपको दिमाग में रखना है कि कोचीन इनका हेडक्वार्टर बना, कोचीन इनकी राजधानी रही 1530 तक। और 1530 में कोचीन के जगह पर इन्होंने गोवा को अपनी राजधानी घोषित किया। तो ये चीज ध्यान रखना। और गोवा को जीता किसने? 1510 में अल्बुकर्क जीतेगा। तो केन्नानौर 1505 में आ जाएंगे, 1510 में गोवा पहुंच जाएंगे, और 1511 में आप देखो मलक्का पहुंच जा रहे हैं, और 1515 में ये पहुंच जा रहे हैं होर्मुज, और 1535 में ये पहुंच जा रहे हैं दीयू, और 1559 में ये पहुंच जा रहे हैं जो है दमन। तो ये फैक्ट्रियों का क्रम है। फैक्ट्रियों का मतलब क्या है? जहाँ स्टोरेज हो रहा है, जैसे सेफ है हमारा स्पेशल जिसको हम लोग स्पेशल एक्सपोर्ट जोन कहते हैं, सेज वगैरह जो बनता है भारत में, तो वो केवल स्टोरेज के लिए, गोडाउन टाइप, जिसको हम लोग कोठी भी कहते हैं, गोडाउन भी कहते हैं। लेकिन फैक्ट्री का मतलब उत्पादन से नहीं लेना। यानी कि भारत में पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री आ जाए तो कोचीन, और लास्ट फैक्ट्री आ जाए तो दमन। और सबसे महत्वपूर्ण आप देखो, कोचीन के बाद अगर कोई है तो गोवा। और गोवा अब आप देखो कि 1509 से लेकर 1529 तक विजयनगर में कृष्णदेवराय का साम्राज्य था। और कृष्णदेवराय बहुत बड़ी ताकत, जैसे गुजरात में महमूद बेंगड़ा बहुत बड़ी ताकत। तो कृष्णदेवराय तो पुर्तगालियों की मदद कर रहे हैं। आप देखो फादर लुई जा रहा दरबार में, भटकल बंदरगाह में सुविधाएं ले रहे हैं। और इस आप देखो यूसुफ आदिल शाह जो बीजापुर का शासक रहता, यूसुफ आदिल शाह, आदिल शाही डायनेस्टी रहती है, ये बीजापुर के शासक से इन्होंने गोवा छीन लिया, उसमें मदद किया कृष्णदेवराय। और क्यों मदद किया? कि अच्छे घोड़े ये ले आते थे, तो बोले अच्छे घोड़े ले आना, आप हमें घोड़े देना, सेना में रखेंगे उसको हम। अब फादर लुई को ये प्रतिनिधि के रूप में भेज रहे हैं, अब भटकल बंदरगाह पर इन्हें सुविधाएं चाहिए। तो उसके लिए आप देखो कि पुर्तगालियों का संबंध हो रहा है कृष्णदेवराय से। इसका मतलब कि जब 1565 में तालीकोटा का युद्ध होगा और विजयनगर साम्राज्य का विनाश होगा, तो वो भी पुर्तगालियों के पतन का एक बहुत बड़ा कारण बनेगा, क्योंकि एक अच्छा खासा राज्य खत्म हो गया।
जो इनकी सहायता करता था। तो पतन के कारणों में भी धीरे धीरे हमें ध्यान रखना। अब आप देखोगे धीरे धीरे आप ये चीज़ सेट हो गया कि कैसे कैसे आप इनको देखोगे और क्या क्या इनकी बस्तियां बनेंगी, यानी कैसे कैसे इन्होंने कोठियों की स्थापना किया। और 1660 तक आप देखो ये धार्मिक न्यायालय स्थापित कर देते हैं गोवा में। गोथिक वास्तुकला के अंतर्गत ये चर्च का निर्माण करने लगते हैं खुले रूप में। दादागिरी आप देखो, कार्टिस कैफाइल सिस्टम के अंतर्गत ये परमिट लेने लगते हैं कि सागर में जो भी रहेगा उससे हम परमिट लेंगे। अब आप एक चीज देखो कि मलक्का कहाँ है, यानी कि इंडोनेशिया और मलेशिया को अलग करता है मलक्का स्टेट, वहां पर इनका अधिकार हो गया। यानी कि जो दक्षिण पूर्वी एशियाई देश है वहां पर कंट्रोल करने के लिए इन्होंने मलक्का को सेंटर बनाया और भारत में गोवा को सेंटर बना लिया। और जो पर्सियन गल्फ वाला रूट है, फारस के खाड़ी वाला, जहां ओमान मस्कट बंदरगाह है, ओमान मस्कट बंदरगाह पर आप सोचो होर्मुज पर अधिकार कर लिया। अदन पर तो नहीं कर पाए, होर्मुज पर अधिकार कर लिए, जो ईरान को ओमान से अलग करता, होर्मुज स्टेट, मलक्का स्टेट। तो लिखते समय ये पूरी पॉलिसी लिखना है कि अगर इनकी दादागिरी नहीं होती, इनके पॉलिटिकल इरादे नहीं होते, इनके रिलीजियस इरादे नहीं होते, तो अल्बुकर्क के समय में कैसे संभव होता। तो आपको एक चीज दिमाग में रखना कि भारत में पहला अगर गवर्नर आ जाए इनका तो अल्मीडा, अल्फांसो डी अल्मीडा वाज द फर्स्ट पुर्तगीज गवर्नर इन इंडिया। और ये अल्फांसो डी अल्मीडा कब रहा है, 5 से लेकर 1509 तक। और इसके समय की आप अगर महत्वपूर्ण घटनाओं का अध्ययन करो तो अल्मीडा के समय में एक महत्वपूर्ण घटना होती है ब्लू वाटर पॉलिसी। हमने बताया था कि इससे पहले क्या था, अस्त्र शस्त्र की नीति थी, और यहीं से आती है ब्लू वाटर पॉलिसी। ब्लू वाटर पॉलिसी यानी कि नीले पानी की नीति। ये कभी कभी पूछता है नीले पानी की नीति क्या है। यानी कि आप देखोगे कि जो प्रायद्वीप है भारत का, उसमें ये कब्जा करना चाहते हैं। तभी आप देखो उधर मलक्का और इधर होर्मुज, यानी कि सागर का स्वामी बनना चाहते हैं। और कहीं कोई आएगा तो इनसे परमिशन लेगा, अस्त्र शस्त्र के साथ इनका आर्मीडा चलता है। तो एक इन्होंने पॉलिसी शुरू किया क्या, जिसको हम लोग कहते हैं कार्टिस कैफाइल आर्मडा सिस्टम। ये जरूर ध्यान रखना, इनके दादागिरी का सबसे बड़ा नमूना है ये कार्टिस कैफाइल आर्मडा सिस्टम। कार्टिस का मतलब परमिट लेंगे ये। कार्टिस वाज पर्टिकुलर और लाइसेंस, कार्टिस वाज पर्टिकुलर और पास। ये एक लाइसेंस देते थे कि अगर सागर में आपको कॉमर्शियल एक्टिविटीज करना है तो आप हमसे परमिट लोगे और हमें टोल टैक्स दोगे आप। तो ये परमिट लेते थे, यानी कि परमिट देते थे। और उसके साथ ही साथ इनका भी काफिला चलता था, इनका भी आर्मेडा चलता था। और वो आर्मेडा क्या निगरानी करता था कि कहीं ये बिना परमिट के तो नहीं जा रहा। और उसको वहीं पर जो है, अगर कोई विरोधी दल होता था या कोई शत्रु का होता था या कोई बिना परमिट के जाता था तो उनको वहीं ये डंप कर देते थे। तो कार्टिस कैफाइल आर्मेडा सिस्टम, यानी कि इनका काफिला चलता था। और आर्मेडा मतलब जलबेड़े चलते थे, जंगी जलबेड़े, जिसमें अस्त्र शस्त्र भरा हुआ होता था। तो इनके आर्थिक समृद्धि का एक बहुत बड़ा कारण क्या रहा, कार्टिस कैफाइल आर्मेडा सिस्टम, जो लूटपाट आर्थिक समृद्धि का एक बहुत बड़ा कारण रहा। इसके कारण सारी शक्तियां इनके विरुद्ध हो गई। तुर्की इनके विरुद्ध हो गए, मिस्र वाले इनके विरुद्ध हो गए, क्योंकि मोजाम्बिक में भी इनका सेंटर था। भारत के लोग इनके विरुद्ध हो गए क्योंकि सबसे इन्होंने पंगा लिया। और जब सबसे इन्होंने पंगा लिया तो जाहिर सी बात है ये भी इनके पतन का कारण बना। तो कार्टिस कैफाइल आर्मेडा सिस्टम इनके उत्थान का भी कारण है, इनके पतन का भी कारण है। धार्मिक जो असहिष्णुता की नीति है वो उनके पतन का कारण बन रही है। जबरदस्ती लोगों को ईसाई धर्म में डालना,
जोर जबरदस्ती के आधार पर। आप जबरदस्ती किसी को नहीं कर सकते हो ना। आप देखो फंडामेंटल राइट्स में भी देखो, आप आर्टिकल लगे हुए हैं, आर्टिकल 25, 26, 27, 28 क्या बता रहे हैं? हमें धर्म की आज़ादी है, लेकिन प्रलोभन के आधार पर नहीं, जोर जबरदस्ती के आधार पर नहीं। धार्मिक आज़ादी मिली हुई है, लेकिन प्रलोभन के आधार पर, जोर जबरदस्ती के आधार पर ये ईसाई धर्म का परचम लहराने लगे। तो कॉर्टेस का फाइल आर्मेडा सिस्टम को भी याद रखना है, ब्लू वाटर पॉलिसी को भी याद रखना है। और ये निर्देश मिला था कि अल्मेडा को कि आप जाओ सागर पर अधिकार करो। और इन्हीं के समय में लड़ाई होती है कि एक चौल का युद्ध होता है 1508 में और एक दबोल का युद्ध होता है 1509 में। तो चौल के युद्ध में इनकी पराजय होती, इनका बेटा मारा जाता है। और दबोल के युद्ध में ये मिस्र तुर्की का जो संयुक्त बेड़ा रहता है, दबोल का युद्ध, जो मिस्र और तुर्की के संयुक्त बेड़े को इन्होंने पराजित किया। और इसके बाद आता है कौन? अल्फांसो डी अल्बुकर्क आता है अल्मीडा के बाद। अब आप देखो अल्मीडा के बाद आता है अल्फांसो डी अल्बुकर्क, जिसको आप अल्बुकर्क के नाम से जानते हो, अल्बुकर्क। इसे याद रखना, यानी कि ही वॉज फाउंडर ऑफ पुर्तगीज एम्पायर इन इंडिया। अल्मीडा वॉज फाउंडर ऑफ पुर्तगीज एम्पायर इन इंडिया, बट द रियल फाउंडर इज अल्बुकर्क। अगर प्रादेशिक सत्ता का संस्थापक आए, अगर वास्तविक संस्थापक आए, अगर साम्राज्यवादी नीति का संस्थापक आए, भारत में भूभाग स्थापित करने वाला पुर्तगाली गवर्नर कौन था? तो अल्बुकर्क। और इसी ने सती प्रथा को भी समाप्त किया। अब आप देखो कि इसने भारत में क्या किया, एक तो साम्राज्यवादी नीति का अनुसरण किया और दूसरे कृष्णदेवराय के मदद से बीजापुर से इन्होंने गोवा को छीन लिया। और गोवा को इन्होंने छीन लिया, लेकिन गोवा जो है हेडक्वार्टर कब बन रहा? 1530 में। और इन्होंने सती प्रथा को भारत में प्रतिबंधित किया, समाप्त किया सती प्रथा के क्षेत्र में। और इन्होंने जोर जबरदस्ती के आधार पर धर्म का विस्तार किया। वही काउंटर बैलेंस जो प्रति संतुलन करना था, जो मुस्लिम आबादी को प्रति संतुलित करना था, वो कहीं ना कहीं इंटरनल मोटिव्स इनका चल रहा था, जो झलकने लगा भारत में आने के बाद। और दूसरी चीज कि आप देखो कि ये जो है सागर के स्वामी बन जाते हैं। और इन्हीं के समय में गोवा, मलक्का और होर्मुज, यानी कि आप देखो गोवा, मलक्का और होर्मुज, गोवा, मलक्का और होर्मुज पर अधिकार हो जाता है। अब आप सोचो, यानी कि जो कॉर्टेस का फाइल आर्मेडा सिस्टम है, उसका वास्तविक उपयोग अगर देखा जाए तो अल्बुकर्क ने करके और पूरा साम्राज्य का निर्माण और करके तैयार कर दिया। यानी कि मलक्का तक पहुंच गए, होर्मुज तक पहुंच गए, गोवा को इन्होंने अपने अधिकार में ले लिया। दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों पर भी इनकी निगाहें हैं, पर्सियन गल्फ पर भी इनकी निगाहें हैं, मोजाम्बिक पर भी आप देखो विस्तार कर लेंगे, दक्षिण अफ्रीका की तरफ। यानी कि सागर के स्वामी हो गए और रियल फाउंडर हो गए। और इनके और एक कारनामे कि इन्होंने यूरोपीय यानी कि पुर्तगीज पुरुष को, पुर्तगालियों को यानी कि स्त्रियों से शादी करने के लिए बाध्य किया। कि जो गोवा में स्त्रियां हैं, मतलब जो वहाँ भारतीय स्त्रियां हैं, महिलाएं हैं, उनसे शादी करने के लिए, ताकि हम जनसंख्या को बढ़ाएं और उसको काउंटर कर सकें। तो ये 2-3 क्वेश्चन आपको ध्यान रखना जो अल्बुकर्क से आएगा। डेट कभी याद नहीं रखना। डेट तो इसलिए हम बता रहे हैं कि आगे चलकर डचों के साथ आप देखोगे कैसे कैसे, तो थोड़े से सेंटर याद रखना। जैसे कोचीन में पहली फैक्ट्री, ये डेट याद रखना है। 1510 में गोवा को छीन लिया, ये डेट याद रखना। मलक्का पहुंच गए, होर्मुज पहुंच गए, ये डेट तो यादगार रहेगी। इनके नियंत्रण का बहुत बड़ा साधन बन रहा है। अल्बुकर्क के बाद आप देखोगे कि बहुत ज़्यादा कोई महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन तीसरे नंबर पर हैं नुनो द कुनोहा। नुनो द कुन्हा, नुनो द कुन्हा करके है। और ये 1520 यानी कि 1529 से लेकर
और 1538 तक आता है। और इसके समय में आप समझ लो कि वही एक घटना होती है, यानी कि गोवा जो है 1530 में गोवा जो है वो हेडक्वार्टर बन जाता है। यानी कि कोचीन के स्थान पर इन्होंने क्या किया कि गोवा को हेडक्वार्टर बनाया। ये क्वेश्चन बहुत ही खूबसूरत है, अगर कभी आएगा तो लोग अल्मीडा या अल्बुकर्क लगा देंगे। नूनो द कुनोवा को तो जानते ही नहीं है, बहुत से लोग पढ़ते भी नहीं हैं। और इसी के समय में आप देखो कि बेसिन है और वो अपना दीयू है, यहाँ पर जो है पुर्तगीज़ फैक्ट्री की स्थापना होती है। इसके बाद एक और आप ध्यान अगर रखोगे तो एक जो है मार्टिन डिसूजा आता है। इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है, किताबों में कम हाईलाइट किया गया है। और ये 1542 के आसपास ये मार्टिन डिसूजा आता है। और ये मार्टिन डिसूजा इतना खतरनाक है। मार्टिन डिसूजा ये कहता है क्या कि अगर हमें भारत पर शासन करना है तो एक हाथ में तलवार और एक हाथ में क्रॉस होना चाहिए। यानी कि अगर हमें भारत को चलाना, भारत में शासन करना है तो एक हाथ में स्वॉर्ड हो, तलवार हो, और एक हाथ में क्रॉस हो। आइदर यू एक्सेप्ट क्रॉस आर यू एक्सेप्ट क्रॉस, डबल क्रॉस। यानी कि भारत तो बड़े असमंजस की स्थिति में फंस गया कि ये कैसी दुविधा की स्थिति है। अगर हम ईसाई धर्म नहीं कबूल करते हैं तो क्रॉस कर देगा, या तो क्रॉस धारण करो या तो तलवार को स्वीकार करो। ऐसी दादागिरी खतरनाक मोड पर आ गया। और मार्टिन डिसूजा के ही समय में सेंट जेवियर नामक ईसाई धर्म प्रचारक का भारत में आगमन होता है। तो सेंट जेवियर का जो भारत में आगमन होता है वो किस गवर्नर के समय में होता है? मार्टिन डिसूजा। तो इतना अगर आप तैयार करते हो पुर्तगीज़ के संदर्भ में तो हम समझ रहे हैं कि आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होता चला जाएगा। और इसके बाद आप देखो कि अब एक चीज़ ये देखो आप पुर्तगालियों के संदर्भ में, एक तो इनके आर्थिक समृद्धि का कारण वही कार्टेज सिस्टम है, परमिट लेते थे। दूसरी तरफ आप देखो कि इनके अगर देखा जाए कि इनके एक तरह से कह लीजिए कि जो है इनकी देन क्या है भारत में। एक बड़ा क्वेश्चन आता है कि व्हाट वेयर द कंट्रीब्यूशन ऑफ पुर्तगीज इन इंडिया। इनका भारत में योगदान क्या है, देन क्या है? तो इनके देन के रूप में आप एक चीज समझना कि प्रिंटिंग प्रेस। पुर्तगालियों के अराइवल के बाद ही आप देखोगे 1550 में भारत में गोवा में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना होती है। यानी कि जो मॉडर्न छापा खाना है वो तो आप देखोगे आधुनिक छापा खाना जो गुटेनबर्ग का है जर्मनी, लेकिन भारत में जो है प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना करने की क्रेडिट आ जाए तो 1550 गोवा। कभी कभी सेंचुरी पूछता है तो 16वीं शताब्दी का मध्यार्ध है। 16वीं शताब्दी के मध्यार्ध में गोवा में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना हो गई, जहां 56-57 तक पुस्तकों का प्रकाशन शुरू हो गया। इसका मतलब अंग्रेज भी किसके प्रिंटिंग प्रेस में छापा करते थे? पुर्तगीज प्रिंटिंग प्रेस में। और अंग्रेजों का जो पहला प्रिंटिंग प्रेस आता है वो 1683 में आता है बंबई में। वो ध्यान रखना आप, 1683 में जो अंग्रेजों का प्रिंटिंग प्रेस आता है वो 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में आता है। इसका मतलब तब तक अंग्रेज किसकी मदद लिए रहते हैं? पुर्तगालियों की मदद। और दूसरी चीज़ की जहांगीर के समय में आप देखोगे जो तंबाकू की खेती का प्रचलन होता है भारत में वो पुर्तगालियों की ही देन है। यानी कि 1606-7 के आसपास तंबाकू की खेती का प्रचलन होता है भारत में। बहुत सी फसल ये लेके आए। बड़े मजे का क्वेश्चन है कि अगर आपको ये पता चल जाए कि ये क्या क्या फसल लेके आए तो वैदिक और सिंधु घाटी के सभ्यता में कभी कभी क्वेश्चन आता है कि किन फसलों का उत्पादन नहीं होता था, तो आराम से आप वो कर लोगे क्वेश्चन। जैसे मक्का, जैसे काजू, जैसे संतरा, कि मक्का ले आए, काजू ले आए, संतरा ले आए, तंबाकू ले आए, और आप देखोगे आलू ले आए। यानी कि आप एक तरह से पपीता ले आए। अब सिंधु घाटी की सभ्यता में आप देखो किसकी खेती नहीं होती थी? पपीता का उत्पादन नहीं है। यानी कि एक चीज 1500 के आसपास, और कहाँ जीरो से हम लोग BC की तरफ जा रहे हैं। तो ये अगर घटना आपको याद है कि 1500 ईस्वी
1500 ईस्वी में कोई चीज़ अगर आ रहा है, यानी कि वो मक्का ले आ रहा है, वो आलू ले आ रहा है, वो काजू ले आ रहा है, और वो एक तरह से कह लीजिए तंबाकू ले आ रहा है, संतरा ले आ रहा है, संतरा ले आ रहा है, तो आप सोचो कि ये फसलें इसका मतलब इधर नहीं मिलेंगी, और जीरो से इधर तो मिलने का सवाल ही नहीं। और जीरो से इस तरफ बढ़ोगे तो 2000 BC के आसपास इंडस वैली सिविलाइजेशन मिलेगा। तो इसका मतलब ये चीज़ हमें ध्यान रखना है। पपीता की खेती, पपीता है, ये सारी फसलें इनसे जुड़ी हुई हैं, तो इसको भी ध्यान रखना है। और तीसरी चीज़ क्या है कि इन्हीं के प्रयासों से भारत में आप देखो कि जैसे आप कहते हो मुग़ल स्थापत्य कला, दिल्ली सल्तनत की स्थापत्य कला, रीजनल स्थापत्य कला जो है ढेर सारी, उसी तरह से इनको जो है चर्च बनवाने की इन्होंने एक स्थापत्य कला डेवलप किया, गोथिक स्थापत्य कला, जिसको एक नाम दिया गया गोथिक स्थापत्य कला या वास्तुकला का इन्होंने भारत में विकास किया, जिसमें चर्च बनता है। चर्च की जो स्टाइल है, चर्च की जो बनावट है, दैट्स वाज कॉल्ड गोथिक आर्किटेक्चर। तो इस गोथिक आर्किटेक्चर का डेवलपमेंट भी ड्यू टू द एफर्ट ऑफ पुर्तगीज इन इंडिया, क्योंकि चर्च बनवाने की पूरी छूट थी, चर्च बनवाने का पूरा। तो आप देखो गोथिक वास्तुकला का विकास भी इनके प्रयासों से होता है। और तीसरी चीज़ क्या है कि जहाज रानी उद्योग, न्यू टेक्निक्स इन द शिप बिल्डिंग, यानी कि नए नए एक तरह से आविष्कार किया इन्होंने, जहाज रानी उद्योग को बढ़ावा मिला, क्योंकि नेवी इनकी बहुत ज़बरदस्त थी, जल शक्ति इनकी बहुत ज़बरदस्त थी। तो ये चीज़ों को ध्यान रखना है कि कंट्रीब्यूशन ऑफ पुर्तगीज़ इन इंडिया। इसके बाद आप देखोगे कि इनके पतन का क्या कारण रहा। आप देख ही रहे हो, जब इनके अभियान आपने देखा कि ये पंगा ले रहे हैं सबसे, और जगह जगह पर इन्होंने एक तरह से अटैक कर दिया और बड़ा एग्रेसिव अटैक किया। आप देखो दूसरा पुर्तगाली अभियान आ रहा तो पूरे दल बल के साथ आ रहा और पूरे एक तरह से शस्त्र को लेकर आ रहा, तो इसका मतलब इनकी नियति सही नहीं। तो उस रूप में अगर देखा जाए तो इनके पतन का एक बहुत बड़ा कारण क्या था, कार्टेज कैफाइल आर्मेडा सिस्टम। वो उनके आर्थिक समृद्धि का भी कारण बना और इनके डिक्लाइन और डाउनफॉल का भी कारण बना। और एक इनके द्वारा अपनाई गई भारत में धार्मिक नीति, धार्मिक असहिष्णुता की नीति, ये सब पर अटैक करते थे। आप देखो चौल और दभोल के युद्ध में देखो आप, मुस्लिम संयुक्त बेड़े को इन्होंने पराजित किया, जिसमें मिस्र भी शामिल था, तुर्की भी शामिल था, और जो है गुजरात का शासक, यानी कि सभी लोग इनसे नाराज हो गए। अरबी व्यापारी भी हो गए, तुर्की भी हो गए, मिस्र वाले भी हो गए, गुजरात का शासक की जिस उस समय जो था वो भी, सारे लोगों को इन्होंने बिल्कुल अपना शत्रु बना दिया। वो भी एक बहुत बड़े पतन का कारण बना। और तीसरा चीज़ हमने एक बताया था आपको, 1565 ईस्वी में तालीकोटा का युद्ध हो जाना, जो बहमनी बनाम विजयनगर की लड़ाई हुई थी, जो रायचूर को दोआब को लेकर लड़ते थे, उनसे संबल मिलती थी थोड़ी इनको, तो उसके कारण भी इनका एक तरह से कह लीजिए बहुत डिक्लाइन हुआ। इसके बाद आप देखोगे कि 1580 में एक नए उपनिवेश का ये खोज कर लेते हैं, ब्राज़ील। 1580 में एक इनको ऑप्शन मिल जाता है ब्राज़ील, और एक तरह से कह लीजिए 1580 में एक तरह से स्पेन के राजा जो है वो पुर्तगाल पर अधिकार कर लेते हैं, फिलिप द्वितीय। फिलिप द्वितीय जो है स्पेन के राजा हैं, जो पुर्तगाल पर अधिकार कर लेते हैं, और उनका इंटरेस्ट व्यापार वाणिज्य के क्षेत्र में नहीं रहता। तो फिलिप द्वितीय के द्वारा पुर्तगाली सत्ता पर प्रभुत्व स्थापित करना भी एक इनके पतन का मार्ग प्रशस्त कर रहा। और ब्राज़ील का एक नया ऑप्शन मिलना, जब इनको विकल्प मिल गया तो जाहिर सी बात है कि यहाँ ये क्यों सर्वाइवल करेंगे। और यहाँ संघर्ष में आपने देखा, त्रिकोणीय संघर्ष में ये हमेशा गायब रहते थे, यानी कि अंग्रेज, डच और फ्रांसीसी लड़ते थे और पुर्तगाली बाहर थे उसमें, जब ट्रायंगुलर स्ट्रगल हुआ। तो इन्होंने धीरे धीरे अपने को जो है ब्राज़ील के तरफ अपने को उन्मुख कर लिया। और एक सबसे बड़ा जो कारण है इनके पतन का, वो आप देखोगे तो इनका जो है सरकारी कंपनी होना,
क्योंकि हाईली जब आप देखोगे सेंट्रलाइज्ड कंपनी है और पूरी तरह सरकार के शासकों यानी कि पुर्तगाल के शासकों के द्वारा नियंत्रित और निर्देशित है, तो कहीं ना कहीं इनके पतन में बहुत बड़ा एक कारण क्या है कि इनका जो है सरकारी कंपनी के रूप में डेवलप होना। और यही आप देखो कि अंग्रेजों का उत्थान का कारण क्या है, अंग्रेजी कंपनी का, कि एक अंग्रेजी कंपनी के रूप में उभर रही है और बाद में अंग्रेजी सरकार उसको जो है साथ दे रही है, क्योंकि उसे इतना धन ये दे रहे हैं, क्योंकि इसमें शेयर होल्डर्स की पूंजी लगी हुई है। आप देखो वो व्यापारिक एकाधिकार जो 1600 से शुरू हो रहा है 1813 में समाप्त हुआ, वो भी नेपोलियन बोनापार्ट के कारण। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखना। पुर्तगालियों को हम लोगों ने ओवरऑल अध्ययन कर लिया है और पुर्तगाली कंपनी को एक नाम दिया जाता था स्टाडो द इंडिया, ये ध्यान रखना, स्टाडो द इंडिया। ये कंपनी जो स्थापित हुई थी वो किस नाम से जानी जाती थी, स्टाडो द इंडिया। अब इसके बाद अगर आप देखो कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी, इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं लेना है। डच हॉलैंड या नीदरलैंड, हॉलैंड या नीदरलैंड के नाम से भी इन्हें जाना जाता है, हॉलैंड या नीदरलैंड। और यूनाइटेड डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना सम्राट अकबर के ही समय में हो जाती है और बेदारा के युद्ध तक ये रहते हैं। बेदारा का युद्ध हो जाता है, यानी कि प्लासी के बाद होता है बेदारा का युद्ध। और बेदारा का युद्ध, एक चीज़ और आप ध्यान रखना, चिंसुरा का युद्ध भी इसको कहते हैं। और ये युद्ध की पृष्ठभूमि आप देखोगे तो बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा आपको ये, क्योंकि प्लासी के बाद बंगाल का जो है नवाब कौन बना, मीर जाफर। और मीर जाफर जो है रॉबर्ट क्लाइव का गीदड़ माना जाता था। और जब रॉबर्ट क्लाइव से उबने लगा वो, तो सोचा कि डचों से मदद लेकर और अंग्रेज़ों को विस्थापित कर दिया जाए। और उसकी उसी सोच का परिणाम है क्या, बेदारा का युद्ध। अब बताओ, डचों से मदद ले रहा है मीर जाफर अंग्रेज़ों को ख़त्म करने के लिए। और वही हुआ चिंसुरा और बेदारा की लड़ाई जो बंगाल में हुआ। और इसी युद्ध में, इतना भयंकर युद्ध रहा, इसी युद्ध में अंग्रेज़ों ने इन्हें समाप्त कर दिया, यानी कि भारतीय मार्केट से ये बाहर हो गए डच। तो डच आप देखो कि बड़ा मतलब एक 21 वर्षों का इन्हें मिला था फरमान। और ये भी सरकारी कंपनी, इसमें जीलैंड नीदरलैंड की पूंजी लगी हुई है, गिल्डर पूंजी लगी हुई है उनकी पेडअप कैपिटल में। तो इसका मतलब ये भी कंपनी है, सरकारी कंपनी, और इसे भी पूरी तरह वो वहाँ से नियंत्रित है, इसलिए ये भी मनचाहा व्यापार नहीं कर पाती। लेकिन 21 वर्षों के लिए जब इसे भेजा गया था तो पूरी तरह स्वतंत्र करके भेजा गया कि आप कुछ भी कर लो, फैसला ऑन द स्पॉट, कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं। और उसके बाद आप देखो जब ये आए तो बहुत एग्रेसिव रहे, आक्रामक रुख रहा इनका। और सारे जितने भी आप देखो, इतने सेंटर इनके जितने थे, यानी कि 1663 तक पुर्तगालियों के मालाबार क्षेत्र में जितने सेंटर थे गोवा को छोड़कर, सब पर डचों ने अधिकार कर लिया। और 1595 तक आप देखोगे तो दक्षिण पूर्वी एशियाई देश में मैक्सिमम सेंटर पर डचों ने इन्हें ख़त्म कर दिया। यानी कि दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में तूती किसकी बोलती थी, डच को। और 1623 में डचों ने दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों से अंग्रेज़ों को भी खदेड़ दिया। वही जब अम्बुएना हत्याकांड हो जाता है, वहाँ के गवर्नर बेंसपेल्ट रहते हैं डच गवर्नर। तो डचों की दादागिरी तो आप देखो दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में, क्योंकि ये शीतोष्ण कटिबंध हैं, यानी कि ट्रॉपिकल जोन में है, यहाँ मसाले बहुत हैं। दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में आप देखो इंडोनेशिया को मसालों की मंडी के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ आप देखो कि पहला सेंटर इनका जो स्थापित होता है वो 1605 में होता है, और मछलीपट्टनम में, मछलीपट्टनम जो मद्रास के पास में है, पहला एक कोठी खोलते हैं व्यापारिक कारखाना। इनके कोठियों को थोड़ा ध्यान रखना है। और 1606 में पेत्तोपल्ली में इन्होंने कारखाना डाल दिया, यानी कि ये भी जो है आंध्र प्रदेश में है पेत्तोपल्ली। और यहाँ ध्यान रखना है 1606 में पेत्तोपल्ली में कारखाना डाल दिया। और 1610 में पुलिकट में इन्होंने अपने व्यापारिक कोठी की स्थापना किया। पुलिकट झील बहुत फेमस है, आंध्र प्रदेश में है।
और ये देखोगे आपकी 1690 तक, जब तक नेगपट्टनम इनका जो है हेडक्वार्टर नहीं बन जाता, तब तक पुलिकट ही इनका हेडक्वार्टर रहता है। यानी कि डच कहाँ है, कोरोमंडल क्षेत्र में ज़्यादा, क्योंकि इन्हें कपड़े का व्यापार करना था। डच मुख्य रूप से भारत में कहाँ कंसंट्रेटेड रहे, जो कोरोमंडलम है, कोरोमंडल क्षेत्र जो है, यानी कि मछलीपट्टनम, मद्रास और इधर के तरफ आंध्र प्रदेश के तरफ है, तमिलनाडु के तरफ है, और ये ज़्यादा मालाबार क्षेत्र में कंसंट्रेटेड रहे। तो आप देखो कि पुलिकट, और इसके बाद सूरत, आप देखो 1616 में सूरत में इन्होंने स्थापित कर दिया, और 1627 में इन्होंने पिपली, ये ध्यान रखना आप, पिपली में इन्होंने अपना कारखाना स्थापित कर दिया, और 1653 में इन्होंने त्रिपुरा और चिंसुरा में अपना कारखाना स्थापित कर दिया। चिंसुरा, ये जरूर ध्यान रखना है, चिंसुरा में ये थे। जैसे सेरामपुर में आप देखो, बंगाल में सेरामपुर में डेनिश था, बंगाल में हुगली में पुर्तगाली भी रहेंगे और अंग्रेज भी रहेंगे, और बंगाल में चिंसुरा में कौन है, जहाँ गुस्ताउस फोर्ट इन्होंने बनाया था बंगाल में, और डच हैं, और बंगाल में चंद्रनगर में कौन है, फ्रांसीसी हैं। तो बंगाल का कंसंट्रेशन थोड़ा सा हमें याद रखना पड़ेगा कि बंगाल में कौन कौन। और लास्ट में आप देखोगे कि 1658 में इन्होंने कासिम बाजार, पटना और ढेर सारे सेंटर इन्होंने स्थापित किया, कासिम बाजार, पटना, और इसके बाद लास्ट फैक्ट्री इनकी रहती है यानी कि कोचीन। अब आप देखो कि यहाँ तक आते आते, यानी कि 1663 तक आते आते इन्होंने डचों के सारे मालाबार वाले सेंटर जो पुर्तगालियों के थे, सब पर अपना आधिपत्य स्थापित कर दिया। यानी कि पुर्तगालियों की रोजी रोटी ख़त्म करने का श्रेय किसको है, यानी कि जो है डचों को है। और पुर्तगालियों ने किसकी रोजी रोटी ख़त्म किया, तो अरबी ट्रेडर्स की। तो इतिहास ये सबक देता है कि टिट फॉर टैट, जैसा आप किसी के साथ करोगे, अगर नियति सही नहीं है तो वो रिटर्न होके आपके साथ भी होने लगेगा। ये विवेकानंद ने भी कहा था कि डोंट थिंक अबाउट अदर्स, डोंट थिंक रॉन्ग अबाउट अदर्स, ऑलवेज थिंक रॉन्ग अबाउट योरसेल्फ। वो गांधी जी कहते थे ना कि बुरा मत देखो, बुरा मत कहो, बुरा मत सुनो, लेकिन हमारे विवेकानंद कहते थे बुरा मत सोचो, क्योंकि अगर थॉट प्रोसेस में भी बुरा आ गया ना तो बुरा होने लगेगा आपके साथ। तो ये चीज दिमाग में रखना है कि धीरे धीरे देखो आप कैसे कैसे सेंटर, और 1663 तक जाते जाते सारे सेंटर पर अधिकार हो जाता है इनका। आप देखो जो पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री है वो इनकी लास्ट है, ऐसे भी आप याद कर सकते हो। और इनका मेन जो है, मेन इनका उद्देश्य क्या था, दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों से मसाले का व्यापार करना। लेकिन भारत से ये मुख्य रूप से जुड़े थे कहाँ, कपड़े का व्यापार करना चाह रहे थे। लेकिन उस व्यापारिक प्रतिस्पर्धा में इनको मात दे दिया किसने, यानी कि अंग्रेजों ने और फ्रांसीसियों। क्योंकि फ्रांसीसी तो बहुत बाद में आते हैं, आप देखो 1664 तक फ्रांसीसी आते हैं, लेकिन अंग्रेजों से टक्कर इनकी बहुत रही। और अंग्रेजों को इन्होंने सबक सिखाया, क्योंकि कार्नेलियस हस्तमान जो है वो पहला डच व्यापारी है जो भारत के तरफ व्यापार करने के लिए आता है, जो जॉन मेडन हाल से भी पहले, जिसको हमने बताया था कि अगर व्यापारियों का आगमन आ जाए तो सेकंड नंबर पर डच लगाना। तो अब आप देखो कि यहाँ क्लियर तस्वीर आपके सामने आ रही है कि 1623 में एक अम्बोयना हत्याकांड हो जाता है दक्षिण पूर्वी एशियाई देश में। और इस अम्बोयना हत्याकांड में यानी कि 9 जापानीज और 10 अंग्रेज को एक जगह खड़ा करके और इन्होंने शूट कर दिया डचों ने। और इस अम्बोयना नरसंहार के बाद अंग्रेज वहाँ से दहशत में भाग जाते हैं। और 1623 का बदला अंग्रेज कहाँ लेते हैं, बेदारा के युद्ध में, चिंसुरा के युद्ध में।
यानी कि अब आप अगर देखो तो तस्वीर क्लियर है कि अम्बोयना हत्याकांड के बाद दक्षिण पूर्वी एशियाई मंडी को छोड़कर और अंग्रेज कहाँ कंसंट्रेट होते हैं? भारत में। और भारत में उसका बदला आप देखो, जैसे फ्रांसीसियों ने बदला उसका लिया बांडीवास का, ये बदले का भाव या प्रतिस्पर्धा आप देखो। यानी कि 15वीं शताब्दी के बाद आप देखो पूरा कंसंट्रेशन 16वीं शताब्दी और एक सेंचुरी में, यानी कि 1600 ईस्वी तक, 1498 में वास्को डी गामा का आगमन हो रहा है और 1600 तक कोई प्रतिद्वंदी नजर नहीं आ रहा। और पुर्तगालियों के पतन का, पुर्तगालियों को उत्थान का एक कारण क्या था कि संगठित नौसेना, और इनके पतन का एक कारण क्या हुआ जब 1588 में स्पेनिश जलबेड़े ने इनको जो है आर्म, जो ब्रिटिश जलबेड़ा था वो स्पेनिश जलबेड़े को पराजित कर देता है। और जब स्पेनिश जलबेड़े को पराजित कर देता है तो इनकी जो नौ शक्ति है वो धीरे धीरे समाप्त होने लगती है, क्योंकि नौ शक्ति के क्षेत्र में फिर कौन उभरने लगता है? अंग्रेज। और अंग्रेजों के सामने नौ शक्ति में कोई नहीं टिकेगा। तो इस तरह से पुर्तगालियों के बारे में ज़्यादा कुछ अध्ययन नहीं करना है, इनके फैक्ट्रियों को ध्यान में रखना है। और ये भी एक सरकारी कंपनी है जो यूनाइटेड डच ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड या हॉलैंड के नाम से 1602 ईस्वी में अकबर के समय में स्थापित हो रही है। स्टाडो द इंडिया के नाम से शुरुआत हो रही है किसकी? पुर्तगाली कंपनी की। तो आज हम लोगों ने पूरा इंटायर कॉन्सेप्ट देखते हुए पुर्तगाली और डच ईस्ट इंडिया कंपनी का अध्ययन किया। कल हम लोगों का जो टॉपिक रहेगा वो एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल रहेगा, जिसको कर्नाटिक वॉर के नाम से जानते हैं। और कल हम लोग पढ़ेंगे इसका सेकेंड पार्ट, जिसमें इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ ही साथ फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पढ़ेंगे। और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को अगर अल्टीमेटली देखा जाए तो एक निजी कंपनी है, लेकिन बहुत बेहतरीन स्ट्रेटजी उसकी रहती है। जबकि अंग्रेज़ कहते हैं कि बेखबरी के दौर में हमने भारत को जीत लिया, लेकिन ऐसा लगता नहीं है। तो इस तरह से हम लोग आज का यहीं पर विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत। आप लोग सकुशल रहें, एट होम रहें, मेहनत से पढ़ें और अपने कंसेप्ट, अपने लक्ष्य को भेदने के लिए हमेशा तत्पर रहें। और आप सभी लोगों को मैं सैल्यूट करता हूं। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।